3 के बारे में बात करेंगे और भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ये मूल अधिकार हैं, ये नागरिकों को राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। अब यहाँ बात उठती है कि राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए ये राज्य क्या है, और उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये मूल अधिकार होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। देखिए, वे अधिकार जो एक व्यक्ति के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए उसके विकास की गति को एक नई दिशा प्रदान करे। कहने का मतलब ये हुआ कि वो बेसिक या इसेंशियल राइट जो किसी इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक हो, किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, वे अधिकार मूल अधिकार होते हैं। और मूल अधिकार को ना तो कोई व्यक्ति ना कोई सरकार प्रतिबंधित कर सकती है, ना उन्हें छीन सकती है। आगे इसकी कंडीशन को हम जानेंगे। बेसिक डेफिनेशन ये है कि वो आवश्यक अधिकार जो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हो। अब सवाल उठता है कि इनका प्रोविजन कहां किया गया। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। दूसरा सवाल ये आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के अंदर ये कहां से लिए गए हैं। तो याद रखना, भारतीय संविधान के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। बात समझ में आई। और उससे भी पहले ये इंग्लैंड में दिए गए, जहां इसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि मूल अधिकारों का परिपत्र, कि लोगों को, नागरिकों को, वहां के सामंतों के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए थे उनको मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लौट के आते हैं कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के दरमियान जिन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है वो ये है। तो पहले तो इस बात की तह तक जाना जरूरी है कि मूल अधिकार हमें राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि राज्य क्या है और राज्य के विरुद्ध क्यों दिए गए हैं। देखिए, राज्य जो शब्द है वो यहां पर आर्टिकल 12 के अंदर जिन जिन क्राइटेरियाओं को, जिन जिन अथॉरिटी को डिस्क्राइब करेगा, जिनका उल्लेख करेगा, वे केवल और केवल भाग 3 और भाग 4 पर ही लागू होंगे। यहां राज्य शब्द का मतलब वो नहीं है जैसे कि राजस्थान राज्य, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य, नहीं। यहां राज्यों का मतलब है कि वे तमाम संस्थाएं जो अपने आप में सॉवरेंट हैं और अपनी नियमावली के अनुसार कानून बनाती हैं, और उन कानूनों के संपर्क में इंडिविजुअल्स आते हैं, व्यक्ति आते हैं, नागरिक आते हैं, और नागरिकों के अधिकार उनसे प्रभावित होते हैं। तो तमाम संस्थाएं हैं, उनके बारे में बात करता है यहां पर आर्टिकल 12। याद रखना, आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा दी है, यह बात कहना सही नहीं कि यहां कोई राज्य की परिभाषा नहीं दी गई। यहां पर राज्य की कैटेगरी दी है कि राज्य की श्रेणी के अंदर कौन कौन होगा। तो डेफिनेशन नहीं है, ज्यादातर किताबों में लिखा है कि ये राज्य की परिभाषा नहीं है, ये श्रेणी है कि इनको राज्य समझा जाएगा। तो अब बात करते हैं कि राज्य की कैटेगरी के अंदर कौन कौन आएगा। तो देखिए, सबसे पहले भारत सरकार और भारत की संसद। तो भारत सरकार और भारत की संसद, अब संसद के अंदर आप देखेंगे राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ये तमाम लोग शामिल होंगे। तो आप कहेंगे भारत सरकार और भारत की संसद। दूसरा, राज्य सरकार और राज्य के विधानमंडल। तीसरी बात हम करें कि जो लोकल अथॉरिटी है, जिसे बोलते हैं स्थानीय प्राधिकारी, वो आते हैं, जैसे म्यूनिसिपालिटी है, नगर पालिका है, पंचायत है। और चौथे नंबर पे बात करें तो हम बात करते हैं अदर अथॉरिटी के बारे में, अन्य प्राधिकार के बारे में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, प्रेस नोट है, जो कोऑपरेटिव बैंक आते हैं वो हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी है, ये तमाम आते हैं। अब यहां पर दो बातें तो हमें क्लियर है कि एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट और वहां का लेजिस्लेचर, वहां की विधानमंडल, ये तो क्लियर है। स्थानीय प्राधिकार के अंदर, मतलब लोकल गवर्नमेंट के अंदर भी ये बात हमें समझ में आए कि भाई जो स्थानीय सरकारें होती हैं, जैसे नगर पालिका है, गांव में ग्राम पंचायत है, ये तमाम, ये क्या होगी, यहां पर राज्य की परिभाषा में आ गई। तो आप देखेंगे कि ये तमाम जितनी भी संस्थाएं मैंने बताई हैं, ये क्या करती हैं, अपनी नियमावली तैयार करती हैं, अपने कानून तैयार करती हैं, और उन कानून की वजह से इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। बात को समझना, थोड़ी देर में बात समझ में आएगी। जितनी बातें मैं बता रहा हूं वो लास्ट में जुड़ेंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट। अब आगे आता है अदर अथॉरिटी। तो अदर अथॉरिटी के अंदर कौन कौन शामिल होगा, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आते रहे, और इन सब फैसलों का एक कंक्लूजन अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहा गया कि भाई राज्य के अंतर्गत वो तमाम संस्थाएं आएंगी जिनकी नियमावली से अगर किसी इंडिविजुअल के राइट प्रभावित होते हैं। पहले परिभाषा क्या होती थी कि वो सॉवरेंट होनी चाहिए, साथ में भारत सरकार के द्वारा उसे अनुदान की राशि मिलनी चाहिए, पहले ऐसा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जितने भी फैसले आए अब तक के, उनका कंक्लूजन ये निकलता है कि वो तमाम अथॉरिटी जिनकी नियमावली से किसी इंडिविजुअल के राइट्स इफेक्ट होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो सब के सब स्टेट की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊं आपको कि 2019 से पहले बीसीसीआई ये अपने आप को एक प्राइवेट कंपनी समझता था और कहता था कि भाई मैं एक प्राइवेट संस्था हूं, इस पर भारतीय संसद के कानून अप्लाई नहीं होंगे, मैं मेरे हिसाब से नियमावली तैयार करेंगे। लेकिन 2019 के बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कहा गया कि ये भी स्टेट की श्रेणी में है। तो याद रखना, बीसीसीआई 2019 के बाद में अब स्टेट की श्रेणी में आ गया है। तो स्टेट जो शब्द है, जो राज्य शब्द है, उसके मायने आपको समझ में आ रहे हैं? ठीक है। अब बात आती है कि साहब भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण करते वक्त जो सीक्वेंस रखा उसको जरा देखना। भाग तीन में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 12 से 35 की बात करता है। तो सबसे पहली बात, अनुच्छेद 12 क्या है? तो अनुच्छेद 12 वो राज्य को परिभाषित करता है कि राज्य क्या होगा, स्टेट के श्रेणी के अंदर कौन कौन आएगा। अब ये राज्य क्यों लिया गया? राज्य को समझना ज्यादा जरूरी क्यों है? क्योंकि अभी मैंने एक बिंदु बताई कि वे तमाम संस्थाएं जो नियमावली तैयार करेंगी, नियम कानून बनाएंगी और उन कानून से किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार प्रभावित होंगे। बात समझ में? तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए, देखो मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो, वहां अपील कर सकते हो। यह बात तो क्लियर है। लेकिन वहां जाके बताओगे क्या, किसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? तो याद रखना, कार्रवाई की अगर आप बात करेंगे तो वहां पूछेगा कि किस स्टेट ने आपके खिलाफ ये कार्रवाई की, किस इंडिविजुअल ने आपके खिलाफ ये कार्रवाई की। बात को समझना। तो याद रखना, यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जितने भी मूल अधिकार हमें दिए गए हैं वो एक राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। बात को समझना, राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। तो राज्य की परिभाषा हमें जब पता होगी तब जाके हम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का इस्तेमाल कर पाएंगे बहुतायत से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी कि आर्टिकल 12 है वो किसकी बात करता है? राज्य की कैटेगरी की बात करता है कि राज्य की श्रेणी में कौन कौन होंगे। राज्य की परिभाषा नहीं, ज्यादातर लिखा है परिभाषा, लेकिन परिभाषा नहीं कि राज्य की श्रेणी में कौन कौन आएगा। तो राज्य की श्रेणी में 4 पॉइंट रखे हैं, भारत सरकार और भारत की संसद, दूसरा राज्य सरकार और राज्यों के विधानमंडल, तीसरा लोकल अथॉरिटी मतलब स्थानीय सरकारें हैं वो आएंगी, और 5वें नंबर पे अदर अथॉरिटी आएगी, जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, प्रेस है, कोऑपरेटिव बैंक है और एयरपोर्ट अथॉरिटी है। और अभी अब 2019 के बाद में आप कह पाएंगे कि बीसीसीआई भी इसके अंतर्गत आती है। ठीक, ये पॉइंट। दूसरे पॉइंट आपको याद रखना है कि जो भाग संविधान का, भारतीय संविधान का भाग 3 है, उसमें अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों की बात की गई, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और उन अधिकारों की अगर हनन होता है तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? मैं उम्मीद करता हूं आप इनको समझ पाएंगे।